सो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी ये दूसरी क्लास है, और नहीं दूसरी नहीं, तीसरी है ना सर, तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले टाइप ऑफ माइक्रो, कि माइक्रो अच्छा। कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ माइक्रोज के बारे में हम बात करेंगे। सर एक जो कल लास्ट में आपने कोड बताया था ना सर, अपना कंपाउंड हम्म, इंटरेस्ट वाला सर, हम्म। वो सर मैंने देख लिया, लेकिन सर समझ नहीं आया, वो सर दोबारा रिपीट कर देंगे सर। एक्चुअली वो वीडियो में भी नहीं आया था, नहीं तो वीडियो से सर मैं समझ लेता। वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ सर जो सर आपने कुछ बताया। नहीं, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, उस मल्टीप्लाई कोड भेजा था ना आपको मैंने। हाँ एक आपने सर कोड दिया, लेकिन वो उसमें को समझ नहीं आया, वो सर वीडियो में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जैसे आपने वीडियो में समझाया था, इसलिए थोड़ा रिपीट कर हम्म, देते उसे सर, बात ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर। देखिए देखिए ये रहा। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ले लिया, रेट ले लिया और टाइम ले लिया, हाँ राइट। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और यहाँ पे हमने बोला कि P मल्टीप्लाई बाय, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो आपका होता है, इसका क्या बोलते हैं, कंपाउंड है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये इससे एक्सेल और वीवीएस का कोई लेना देना नहीं है। आपका मैथमेटिक कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 + आर डिवाइड बाय एन। एन क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट, जैसे ईयरली है तो 12 होगा। ठीक है सर। और इसका पावर ऑफ टाइम टी मल्टीप्लाई बाय एन, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला, राइट। ठीक है सर। अब इसी फॉर्मूले को मैंने कोड में डाला। हमने बोला P मल्टीप्लाई बाय 1 + R डिवाइड बाय 12। 12 क्या है, N है। और पावर के सिंबल के लिए मैंने ये डाला था, मैंने आपको भी एक्सरे क्लास में बताया था ना आपको, है कि पावर का सिंबल होता है जी जी। T मल्टीप्लाई बाय 12। सिंपल कैलकुलेशन कर दिया इसने। इसमें सर जो अपने ब्रैकेट डबल डबल लगाए हुए हैं, वो सर फिर क्यों तो लगाए हुए हैं सर सर? बोर्ड मास मेथड के लिए ब्रैकेट करना पड़ेगा ना, हर कैलकुलेशन को ब्रैकेट के साथ मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ये इसको ब्रैकेट में डाला, फिर ये पूरी दोनों कैलकुलेशन को ब्रैकेट में डाला। नहीं, यहाँ पे जो सर हमने स्टार्टिंग में डबल ब्रैकेट लगाया हुआ है सर, वो वन से आगे जो हाँ, स्टार्टिंग में। ब्रैकेट डबल जो है जरूरी है, क्योंकि ये डबल ब्रैकेट ये पूरे कैलकुलेशन का है ना सर, तो पी से मल्टीप्लाई होगा। ओके ठीक है सर, ठीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कोई बात। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में। देखिए माइक्रो के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है आपका पब्लिक माइक्रो। क्या आता है, पब्लिक माइक्रो, जो कल बना रहे थे, अभी तक जो भी हमने बनाया हो पब्लिक माइक्रो कहलाता है। पब्लिक माइक्रो का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक माइक्रो, रिकॉर्ड कर लेता हूँ फिलहाल, रिकॉर्ड किया कि भाई यहाँ पे नेम टाइप कर देता है। रिकॉर्ड माइक्रो अगली क्लास में है, यहाँ से स्टॉप कर। तो अब जब इसको हम रन करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो रन हो रहा है। ये जो माइक्रो हुआ, माइक्रो वन किसके अंदर स्टोर है, ये बुक वन के अंदर स्टोर है। तो अब बुक वन जहां जहां जाएगा, ये पब्लिक माइक्रो भी उसके साथ जाएगा, इसलिए पब्लिक माइक्रो कहलाया। कि जब तक आपका जिस जो जो इस फाइल को एक्सेस करेगा, इस माइक्रो को भी एक्सेस करेगा। दूसरा, कि अगर मुझे दूसरे फाइल पे रन करना हो, किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में, कि दूसरे फाइल पे क्या मैक्रो रन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं एक नया एक्सेल सीट ले रहा हूं और यहाँ पे हम अपनी मैक्रोज को रन कर रहे हैं। देखिए रन हुआ, नेम टाइप कर दिया इसने। लेकिन कब तक रन होगा, जब तक हमारा सोर्स फाइल बुक वन जिसमें कोडिंग की गई है या रिकॉर्ड किया गया या कोड किया गया है, वो ओपन है। तो जब तक मेरा बुक वन ओपन है, सोर्स फाइल ओपन है, तब तक मैं किसी भी फाइल में इस माइक्रो को रन कर सकता हूं। अगर मैंने सोर्स फाइल बंद कर दिया, तो आपका ये दूसरे फाइल के माइक्रो लिस्ट में ये माइक्रो नहीं आए। सर ये मैंने कल प्रैक्टिस जो चीज़ आप बता रहे हैं, ये सर चीज़ सही, जैसे मतलब मेरा जिसमें मैंने सर कोड किया था, जो मैंने प्रैक्टिस भी किया था, जो आपने कल कोड बताया था, सारे 2 बार मैंने प्रैक्टिस किया था। तो दूसरा वर्कबुक में भी ओपन हो गया था, लेकिन मेरा पहला वर्कबुक ओपन था तभी दूसरे वर्कबुक में ओपन हुआ जी था। बिल्कुल। तो पब्लिक माइक्रो का 2 खासियत है। एक खासियत क्या है, कि वो फाइल के साथ ट्रेवल करती है, जो जो जहां जहां फाइल जाएगा साथ में कोड भी जाएगा, अगर फाइल को माइक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव किया है तो। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, दूसरा बेनिफिट ये होता है
कि ये फाइल जब तक ओपन है तब तक सारे फाइलों में वर्क करते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है? जैसे कि मान लीजिए मुझे एक फॉर्म कुछ फीचर्स बनाने हैं, जैसे फॉर्मूला बना देना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक मैक्रोज़ नाम का एक टैब आ जाए, उसपे मैं सारे मैक्रो रखूँ और मैं सारे मैक्रो को रन करूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। जैसे मान लीजिए कि पिवट टेबल एक मैक्रो से है। ये पिवट टेबल एक्सेल का फीचर नहीं है, आपने मैक्रो से खुद बनाया हुआ है। अब पिवट टेबल को जब किसी फाइल पे पिवट टेबल आपको लगाना है, तो सबसे पहले पिवट टेबल की जो कोडिंग आपने की थी जिस फाइल में, उस फाइल को ओपन करना होगा, फिर जाके रन करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, एक माइनस पॉइंट आ जाता है कि हम एक्सेल के कुछ फीचर्स नहीं बना सकते जो एक्सेल के साथ इनबिल्ड हो हर जगह पे। तो ऐसे केस में 2 चीज़ें आती है। एक आता है पर्सनल माइक्रो या इसको हम बोलते हैं ऐड-इन्स, ठीक है? तो अगर आप रिकॉर्डिंग को फ़ॉलो करेंगे, तो रिकॉर्ड करते समय यहाँ पे आता है पर्सनल माइक्रो, ठीक है? तो पर्सनल माइक्रो क्या करता है कि कोडिंग को इस फाइल में सेव नहीं करेगा, वो ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर जाके सेव कर देगा। जिस कारण से हर फाइल के अंदर यहाँ पे माइक्रो आएगा। लेकिन मैं पर्सनल माइक्रो रिकॉर्ड करने की सलाह नहीं दूँगा क्योंकि फिर उसको एडिट करना और हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए डू नॉट यूज़ द पर्सनल माइक्रो। उसके जगह पे हम यूज़ करते हैं ऐड-इन्स। अब एडिंग्स कैसे यूज़ करेंगे, हम आगे आपको बताएँगे। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि रिकॉर्ड करते समय अगर हमने पर्सनल माइक्रो चूज़ कर लिया, तो ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर आपकी कोडिंग को सेव कर देगा और हर फाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो माइक्रो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट चाहे वो फाइल ओपन हो, क्लोज़ हो, उससे कोई मतलब नहीं। बैकएंड में फाइल ओपन करके रखेगा, कोड फाइल। लेकिन पर्सनल माइक्रो को एडिट करना, हटाना थोड़ा-सा टफ होता है, इसलिए मैं सजेशन नहीं देता हूँ। इसके जगह पे हम ऐड-इन्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि पब्लिक माइक्रो को ही हम ऐड-इन्स में कन्वर्ट करके और ऐड कर देते हैं। ये आपको अगली क्लास में बताएँगे। तीसरा होता है हमारा प्राइवेट माइक्रो या इवेंट माइक्रो भी इसको कहते हैं। इवेंट्स माइक्रो या प्राइवेट माइक्रो। प्राइवेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माइक्रो जिस ऑब्जेक्ट के लिए बना है, वो सिर्फ़ उसी ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी कर्सर रखूँ वो कलर हो जाए। मैं जहाँ भी कर्सर रखूँ वो कलर हो जाए। तो मैं देखिए जो जनरली जो आप माइक्रोज़ बनाते हैं, इन माइक्रोज़ को रन करना पड़ता है, चाहे एडिन्स हो, पर्सनल हो या पब्लिक हो। आपको रन करना पड़ता है जाके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी एक्शन पे मेरा माइक्रो ऑटोमैटिक रन हो जाए। जैसे कि मॉल में आप जाते हैं तो नहीं दरवाज़ा अब तो शायद से नहीं होता है, लेकिन पहले था कि जैसे जैसे आता है सेंस करता है दरवाज़ा अपने आप शीशा का खुल जाता है। फिर जाने के बाद अपने आप बंद हो जाता है, लाइक दैट। तो उसके लिए हम कोडिंग उसी ऑब्जेक्ट के अंदर करते हैं। कैसे? मैंने कल बताया था ना आपको कि डबल क्लिक करके यहाँ पे कोडिंग नहीं करने का। यहाँ पे कोडिंग होती है किसकी? इवेंट माइक्रो। किसी सीट के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ से मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से उसका एक्शन कि मेरा माइक्रो कब रन हो। जैसे सिलेक्शन चेंज हो गया और मैंने यहाँ पे दे दिया कि टारगेट डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवीएलएन। अब मैं कहीं भी क्लिक करूँगा देखिए कलर। तो एक कलर करने का कोड हम रन तो नहीं कर रहे, ये ऑटोमैटिक रन हो रहा है जब मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसी को कहा जाता है इवेंट मैक्रो। तो मैक्रो के 3 टाइप होते हैं, पब्लिक मैक्रो, पर्सनल मैक्रो एंड इवेंट मैक्रो, इसको भी प्राइवेट मैक्रो कहा जाता है। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आप क्या बना रहे हो। जैसे आप अगर मान लीजिए कि कोई माइक्रो बना रहे हैं पर्टिकुलर डेटा और फाइल के लिए, कि उसी के अकॉर्डिंग चले, उसी रिपोर्ट को ऑटोमेट करे तो वी यूज़ द पब्लिक माइक्रो। जनरली पब्लिक माइक्रो यूज़ करते हैं। लेकिन कोई फ़ॉर्मूला बना रहे हो आप, कुछ ऐसे टूल्स बना रहे हो जो कि किसी एक पर्टिकुलर फाइल के लिए नहीं है, एवरी फाइल के लिए वर्क करेगा,
सो दैट टाइम हम यूज करेंगे एड इन्स, ताकि हम उसको एक्सेल के अंदर में इनबिल्ड कर लें, ताकि हमारे पास वो हर फाइल पे उसका वर्क करे। दूसरा इवेंट मैक्रो कब यूज़ करते हैं कि मैं मैक्रो कब ऑटोमेटिक रन हो, जैसे मैं फाइल ओपन करूँ तो रन हो जाए, मैं कहीं पे क्लिक करूँ तो रन हो जाए, डबल क्लिक करूँ तो रन हो जाए, राइट क्लिक करूँ तो रन हो जाए, सीट पे जाऊँ, सीट छोड़ूँ, प्रिंट करूँ, पिवट रिफ्रेश करूँ, तो ये सारे एक्शंस के लिए हम इवेंट मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप लोग। सर ये जो आपने सेल, जैसे आप सेल पे क्लिक कर रहे थे और कलर हो जा रहा था, ये आपने मतलब ओनली शीट 2 पे कोड किया था ना, वहाँ पे जी, कोड नहीं बिल्कुल किया था? सीट 2 पे ही होगा, सीट 3 पे नहीं होगा, सीट 1 पे नहीं होगा, ओनली फॉर सीट 2 पे होगा, क्योंकि मैंने कोडिंग जो है सीट हाँ 2 जी। पे ही की है। ये देखिए। तो सर जैसे जैसे हम आपने बताया था कि जैसे जब तक कि सीट ओपन रहता है हम दूसरे वर्क पे भी काम कर सकते हैं, ये कोड काम करेगा नहीं, दूसरे वर्क पे? नहीं, नहीं करेगा। दूसरे अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी फाइल के अंदर दूसरे सीट पे वर्क नहीं कर रहा है, आप दूसरे फाइल की बात कर रहे हैं। ओके ओके, जैसे कि सर आपने शीट पे किया तो ओनली उसी शीट पे करेगा? जी हाँ, इवेंट मैक्रो इसलिए तो इसको प्राइवेट मैक्रो कहा जाता है। और जैसे सर मॉड्यूल में करते हैं तो वो दूसरे वर्क पे करेगा, प्रीवियस के खुलते रहते हैं, यही है जी, ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक। और भी कोई क्वेश्चन है? हेलो सर। सर बोलिए इवेंट कृष्णा जी। मैक्रो, इवेंट मैक्रो का जो फाइल है जहाँ पे मैंने कोड रन किया है, ये हुँ। फाइल शेयर शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, शेयर कर सकते हैं। फाइल के कोडिंग जी, बिल्कुल। ओके, तो ये वो पब्लिक मैक्रो के साथ भी पब्लिक मैक्रो का फर्स्ट टर्म जो कि ट्रेवल मतलब हर फाइल फाइल के साथ कोड ट्रेवल करने के टर्म को पूरा करता है। ओके ओके सर, थैंक यू। सर एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा था, जैसे सर अभी आपने 12 वीडियो में बताया कि मैं जब भी आप किसी पेज में मैक्रो लगाते हो तो उसे सर मैक्रो मैक्रो वाले मतलब जैसे एक्सेल में सेव करते हो उसे मैक्रो में सेव करना है, हुँ। तो सर प्रोग्राम करने से पहले सेव करना या फिर प्रोग्राम करने के बाद अगर सेव करें तो नहीं चलेगा सर? कोडिंग करने से पहले सेव करनी है। आपको कोड रन करने से कुछ करने के बाद अगर क्लोज़ करने से पहले सेव करना है। लेकिन ओके मैं बोलूँगा कि आप पहले ही सेव करें। मैक्रो कोडिंग करने से पहले सेव। ठीक है सर, ओके। अगर इनके सर मान लीजिए कोडिंग करने के बाद सेव करते हैं तो क्या कोई दिक्कत है, होगा नहीं सर वो? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से अगर एक्सलेस एम में नहीं सेव हुआ, एक्सलेस एक्स में सेव हो गया, तो कोडिंग तो गया आपकी सारा। हाँ हाँ जी जी, वो आपने बताया था सर। और ठीक है ठीक है सर, ओके। वेंकटेश जी कोई प्रॉब्लम? रवि जी, रोहित जी, समझ में आ गया? नो सर, समझ गए सर। जी जी सर, यस सर, यस सर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि माइक्रो कोडिंग करने से पहले हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। अब ऐसी थोड़ी कि उठे और कोड कर दी। कोड करने का भी एक स्टेप है। सबसे पहला आता है एनालिसिस, कि पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज करो। ठीक है? देन आता है उसका एल्गोरिदम, मतलब उसकी स्टेप्स बनाओ। देन इसको हम कोड करेंगे, उसकी कोडिंग करो। देन आएगा टेस्टिंग, उसकी टेस्टिंग करो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रिकोड करो और फिर रीटेस्ट करो और देन अप्लाई करो। एक किसी भी जरूरी नहीं है बीवीए का, किसी भी प्रोग्रामिंग का मेथड होता है। पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करके एक छोटा तरीका ढूंढेंगे, देन उसकी एल्गोरिथम में उसके स्टेप्स को लिखेंगे, देन उसकी कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। अगर कोई एरर आता है तो रीकोड और रीटेस्ट करेंगे। तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक कि हमारी 100% सक्सेस नहीं हो जाता है। देन अप्लाई करेंगे, मतलब कि देन उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने रिपोर्ट्स ऑटोमेशन। ये कोडिंग का होता है। तो चलिए एक छोटा-सा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में सबसे पहले हम किए स्टार्ट। स्टार्ट मतलब आपका प्रिपरेशन ऑफ द माइक्रो, कि आपने माइक्रो को प्रिपेयर किया। स्टार्ट के बाद यहाँ पे आएगा आपका, मुझे क्या करना है? मुझे करना है यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना है। तो क्रिएट ए न्यू वर्क बुक्स, सेव इन ई ड्राइव, और मैं एक लोकेशन सेट कर लेता हूँ ई ड्राइव के अंदर।
ई ड्राइव के अंदर सेव करना और यहाँ पे एज ए नाम 1 2 3 का, तो 1 2 3 डॉट एक्सप्रेस एड न्यू सीट्स रीनेम एज ए डेटा select A1 enter name select B1 enter roll select C1 enter amount select A1 to CL10 apply all borders select A10 enter total select C10 apply sum function और लास्ट में एंड। ये हमारा एल्गोरिथम इसके अकॉर्डिंग कोड करना है। अब बोले सर ये लिखने का तरीका क्यों क्यों लिख रहे हैं इसको, तो पता है। तो देखिए क्या है कि आपको पता है कि भाई क्या है आपकी सॉरी मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, एक ऑटोमेशन बनाने वाले हैं ताकि एक क्लिक पे आपका काम हो जाए। अब आपका काम है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। लेकिन मान लीजिए प्रोजेक्ट किसी और का है, आपको पता नहीं है, वो बता रहा है कि मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। तो क्या लग रहा है सारी चीज़ें याद रहेगी आपको? नहीं। तो उसकी चीज़ों को समझ के इस तरह के स्टेप्स बनाइए ताकि कोडिंग क्योंकि बीवीए कोडिंग 1 बाय 1 मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर आपको फाइल सेव करना है तो पहले क्रिएट करना होगा। आपने क्रिएट का कोड डाला नहीं, सेव का कोड डाल दिया, तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही पहले सिलेक्शन करना है फिर अप्लाई बॉर्डर करना है। आपने सिलेक्शन किया नहीं, बॉर्डर अप्लाई कर दिया, तो गलत हो जाएगी। इसलिए स्टेप्स को फॉलो करने के लिए इस तरह की एल्गोरिथम बनानी होती है। अब इसी स्टेप की मदद से चलिए हम कोडिंग करते हैं और साथ-साथ आप भी कोडिंग कीजिए। तो सबसे पहले हम जो है हमारा बुक 2 है, बुक 1 है? ये बुक 1 है सॉरी। तो बुक 1 के अंदर एक मॉड्यूल इंसर्ट करें और इसको हम डबल स्क्रीन कर देते हैं ताकि हम अपना एल्गोरिथम भी देखते रहें। ठीक है? सबसे स्टार्ट मतलब डिक्लेरेशन। तो हमने सीट मॉड्यूल 2 पे जाके यहाँ पे हमने क्या किया दिया कि सब्जेक्ट ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट नंबर 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज और जैसे एंटर प्रेस किया आ गया। तो मैक्रो डिक्लेयर कर दिया मैंने। ये मॉड्यूल 1 में क्यों नहीं कर रहे हैं हम? मॉड्यूल में पहले से रिकॉर्डिंग की गई मैक्रो है तो फिर उसको कन्फ्यूजन होता है ना इसलिए। बस इसीलिए ना, हाँ, बस वही वजह है, नहीं तो आप जी उसमें कर बिल्कुल। सकते थे ना। जी बिल्कुल। और दूसरा आपने कल एक बार बताया था कि मॉड्यूल में हमेशा कोड्स बनाने चाहिए, जी, तो वो इंसर्ट में आप जाएंगे ना, तो मॉड्यूल जी। के अलावा और एक ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, ये क्लास तो मॉड्यूल क्लास मॉड्यूल पे, ये हाँ आपको आगे आगे समझाऊँगा। ये आगे समझा आगे बढ़, ओके, हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले आता है क्रिएट ए वर्कबुक। अब यहाँ पे एक समझिए, जैसे कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमारा पहला वर्ड क्या होता है? कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे राम इज़ गुड बॉय, सीता इज़ गुड गर्ल, मैंगो इज़ सो स्वीट क्या? तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है। उसी तरह से लैंग्वेज की तरह सोचिए, तो इसके अंदर भी मेनली 4 वर्ड ही होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है वर्कबुक्स और तीसरा होता है रेंज और चौथा अरेंज नहीं, तीसरा होता है शीट्स शीट्स और चौथा होता है रेंज। इन चारों के अकॉर्डिंग ही आपका कोड पूरा लिखाया जाए। तो आपका एल्गोरिथम क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। जैसे कि एल्गोरिथम कहता है क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, तो मतलब कि एक नया वर्कबुक को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम वर्कबुक से रिलेट कर रहा है, रिलेशन है इसका, इसलिए हम वर्कबुक से कोड को स्टार्ट करें।
अब यहाँ पे होता है ऐड न्यू शीट्स, रिनेम द शीट्स, ये शीट्स को इफेक्ट करता है, तो शीट्स स्टार्ट करेंगे। सिलेक्ट A1, A1 क्या है? रेंज है, तो सेल A1 B1 को रेंज कहा जाता है, तो हम रेंज से कोड को स्टार्ट करें। तो मेनली इन्हीं 4 में से कोई एक चूज़ करना होता है। एप्लीकेशन का यूज़ होता है जब कुछ एप्लीकेशन के सेटिंग में, किसी फाइल का नहीं है, पूरी एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज कर रहा है, तो एप्लीकेशन से शुरू। तो मेजरली जो हमारा कोड स्टार्ट होता है, सारे लाइन नहीं, मेजर लाइन जो है इन्हीं 4 ऑब्जेक्ट और इसके सब मेंबर से शुरू होता है। जैसे कि मुझे एक नई फाइल करना है, तो वर्कबुक इफेक्ट कर रहा है, तो मैं लिखूंगा कि वर्क बुक्स डॉट ऐड। और जब भी कोड कीजिएगा स्मॉल कैपिटल लेटर नहीं, स्मॉल लेटर, टाइटल केस में मत कीजिए, क्योंकि जैसे कोड लिखिएगा ये आपका टाइटल केस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि कोड में गलती है। तो यहाँ पे लिख दिया वर्कबुक्स डॉट ऐड, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल एन करके नई फाइल खोल देगा। अब मुझे फाइल को सेव करना है, तो फाइल को सेव करने, अब बोले सर फाइल भी तो वर्कबुक है, तो यहाँ पे वर्कबुक्स डालेंगे। हाँ, वर्कबुक्स डाल सकते हैं। फिर मुझे यहाँ पे उस वर्कबुक्स का, क्योंकि एक पर्टिकुलर फाइल की बात हो रही है, तो उसका नाम देना पड़ेगा कि बुक 1 बुक 2 डॉट एक्सएलएस एम या एक्सएलएस जो भी है डॉट सेव एज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब फाइल ऐड होगी, तो यहाँ पे सिचुएशन भी समझना है आपको। जैसे हम इंग्लिश बोलते समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी अपना सेंटेंस का मतलब बदलते हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी, कि जब फाइल ऐड होती है तो वो एक्टिवेट होती है। अब जरूरी नहीं है कि बुक 1 हो, बुक 2 हो, बुक 3, नाम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एक देना गलत होगा। हम क्या देंगे यहाँ पे? यहाँ पे देंगे एक्टिव वर्क बुक। एक्टिव वर्कबुक मतलब जो सामने, जैसे अभी सामने शीट है ना, वो सामने शीट एक्टिव वर्कबुक कहलाएगी। डॉट सेव एज। और फाइल कहाँ सेव करना है? तो मुझे इस लोकेशन में सेव करना है। लोकेशन को टाइप मत कीजिए। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, एक कॉल।
सॉरी, माफी चाहूंगा, मेरे एक मित्र का कॉल आ गया है, उनका बेटे का शादी है, तो वो फोन करके बोल रहे हैं। फोन उठाना जल्दी जरूरी था, इसलिए उठा लिया, नहीं उठा पाता। वैसे फिर तो अटेंड करना भी जरूरी है सर, मित्र के दोस्त का साथ है मित्र के नहीं, मेरे हमारे हमारे मित्र उनके बेटे के शादी है, हम लोग साथ में पढ़ते थे, मुझसे 3 क्लास आगे थे, और हमारी दोस्ती हमेशा अपने से बड़े उम्र की होती थी। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ से पाथ को कॉपी किया, तो पाथ हमेशा लिखिएगा मत, कॉपी कीजिएगा तो बेटर रहेगा। और यहाँ पे दिया हमने स्लैश, और फाइल का नाम दे दिया 123.xlsx। ये हमारा क्या हो गया कि ये ऐड करेगा और इसको सेव करेगा। अब यहाँ पे हमने एक्टिव वर्कबुक क्यों लिया, सबको समझ में आ गया? सर ये पाथ कहाँ पर से लेके आए? पाथ मैंने यहाँ से लेकर आया, फोल्डर का पाथ है ना, यहाँ ले लिया, कॉपी कर लिया यहाँ से। नहीं सर, इसमें जैसे आपने बोला था कि मैक्रो वाले शीट को मतलब एक्सएलएसएम में सेव करना है, तो यहाँ आपने आपने एक्सेल सर हमने हमने हमारा ये कोड फाइल अलग है, और कोड फाइल की तो VVX से हम एक नया फाइल क्रिएट कर रहे हैं ना सर, इसमें कोडिंग नहीं होगी, इसमें डेटा होगा सिर्फ। ठीक है सर। अब यहाँ पे आते हैं ऐड न्यू शीट, तो यहाँ पे क्या देंगे, शीट्स डॉट ऐड, और जो सीट ऐड होती है, जैसे मैं यहाँ पे सीट ऐड हुआ वही एक्टिवेट है, तो हम सेम लिखेंगे यहाँ पे एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा। अब मेरा एल्गोरिथम क्या करता है कि यहाँ पे सिलेक्ट A1, तो A1 पे कर्सर रखना है, तो रेंज को फॉरवर्ड करता है, तो रेंज पे जाएंगे कि रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, और यहाँ पे आ गया एंटर नेम, यहाँ पे लिखेंगे। अब जहाँ पे कर्सर होता है उसको एक्टिव सेल कहा जाता है, तो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, और इसी कोड को हम कॉपी करके 3 जगह पे पेस्ट कर लेंगे। A1 के जगह पे हो जाएगा आपका B1, और नेम के जगह पे हो जाएगा रोल नंबर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका C1, और यहाँ पे मार्क्स। बीच में मैंने स्पेस दिया है, तो स्पेस देना जरूरी नहीं है, अमाउंट है ना, हाँ जरूरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आगे अमाउंट। स्पेस से जैसे अभी अपने स्पेस की बात की, जैसे आपने कल बताया था कि हम जो एसयूबी के आगे इसमें स्पेस नहीं देना है, बाकी जो हम कोडिंग करते हैं वहाँ तो कहीं भी स्पेस हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? जैसे भी जहाँ पे स्पेस नीडेड है, जैसे यहाँ स्पेस नीडेड है जाना है, यहाँ स्पेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, जहाँ पे नीडेड है वो अपने आप बता देगा। ओके ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सिलेक्शन A1 से लेके हम क्या करना है A10, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज A1 से लेके C10, और यहाँ देंगे डॉट सेलेक्ट। अब यहाँ पे मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है सिलेक्टेड पे, बट एक्टिव सेल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिव सेल मतलब एक सिंगल सेल, बट यहाँ पे एक एंटायर एरिया सिलेक्ट है, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें चूज करना है कि रेंज के 3 कैटेगरी हो गए, रेंज 4 होते हैं, रेंज, सेल, आपका सिलेक्शन, एक्टिव सेल, चारों में से कौन सा वर्ड चूज करना है वो डिपेंड करता है। जैसे होता है ना कि यू के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, उसी तरह से यहाँ भी चूज करने होते हैं। तो सिलेक्शन डॉट बॉर्डर, बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1। अब 1 क्यों दिया मैं आगे बताऊंगा। 1 एक सिंगल कोड है, ऑल बॉर्डर का कोड है 1 सर, एक्सेल कंटिन्यूअस या 1 दे सकते हैं। अब यहाँ कहता है सिलेक्ट C10, तो हम C10 को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ बोल रहा है कि फॉर्मूला अप्लाई करना, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्टिव से डॉट वैल्यू ही होगा, और फॉर्मूला यहाँ हम लिख देंगे, देखिए सम C2 से लेके C9, और ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे हम एक चीज भूल गए, फाइल को सेव करना, कि भाई फाइल साइज सेव करे, तो जो एक्टिव फाइल है उसको डॉट सेव, एक क्यों सेव होगा
क्योंकि यहाँ सेव एज होने के बाद जो चीजें हमने डाली है वो तो सेव नहीं हुआ ना, यहाँ पे सेव कर। अब चलिए इसको एक एक करके लाइन बाय लाइन रन करते हैं। कहाँ से? डिबग जो होता है स्टेप इन्फो, जिसका शॉर्टकट होता है F8। F8 प्रेस करेंगे तो एक एक लाइन एक बार में रन होगा, पूरा कंटिन्यूअस रन नहीं होगा। इसे चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने F8 किया तो एक कोड रन हुआ। सबसे पहले एक नया वर्कबुक ऐड हुआ, यहाँ दिख रहा है पीछे एक नया फाइल ऐड हो गया, उसको हमने सेव किया। देखिए ये फाइल सेव हो गया, यहाँ पे ये सेव हो गया 1 2 3 के नाम से। अब इसके अंदर एक सीट ऐड किया, उसका नाम डेटा दिया। तो देखिए एक मिनट, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। डेटा आ गया। अब इसमें हमने A1 नेम दिया, ये देखिए नेम आ गया। V1 रोल नंबर दिया, रोल नंबर आ गया। C1 अमाउंट दिया, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट आ गया। अब एक एरिया सेलेक्ट किया और बॉर्डर अप्लाई किया, तो देखिए बॉर्डर अप्लाई हो गया। और फिर हमने T10 सेलेक्ट करके हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे सेव हो गया। और मैं ये तो सर मान लीजिए सर किसी फॉर्म को बनाने के लिए आपने हेडर बनाया ही ना सर, वो फाइल को सेव जी जी बिल्कुल। कोड के जरिए। तो मुझे अब ये फॉर्मेट बनाने के लिए अब मुझे नेक्स्ट टाइम बस एक माइक्रो रन करना है, ऑटोमेटिक रन होगा। बोलिए क्या बोल रहे हैं सर? बस आपसे एक सवाल पूछना था, ये जो है ना एक्टिव शीट नेम, रेंज, एक्टिव सेल वैल्यू, हम्म, सिलेक्शन बॉर्डर्स, ये जो आपने हम्म, बताया, आपने समझाया कि ये हम्म, 3-4 अलग-अलग टाइप हैं। हम्म, हम्म। इनमें क्या-क्या कैटेगरीज हैं और कब क्या यूज़ करना चाहिए, उसका कोई कहीं पे लिस्ट मैं है? दूंगा, बताऊंगा, मैं बताऊंगा। अभी तो मैं आपको एल्गोरिदम बता रहा हूँ ना सर, अगली क्लास से आपकी कोड कंसेप्ट अच्छा, शुरू आप होगी। बताएँगे ना? हाँ, क्योंकि वो जी देख के बहुत कन्फ्यूज़िंग लग रहा है कि ये याद कैसे रहेगा? सिंपल सी एक बात, एक भी अब याद रखिए, सिंपल 4 चीजें याद कीजिए कि आपके पास एप्लीकेशन, वर्कबुक, सीट्स एंड आपके पास रेंज, 4 आपके पास मेन कोड है। मेन चीज़ मेन है। तो इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब जैसे पर्यायवाची नाम होता है ना, एक के अनेक नाम, जैसे आपके घर का नाम कुछ और होता है, ऑफिस में कुछ और कहते हैं, दोस्त कुछ और कहते हैं, ऐसे ही इनके भी है, जैसे कि वर्कबुक और एक्टिव वर्क। वर्कबुक कब यूज करेंगे? जब मुझे एक पर्टिकुलर फाइल नेम पता हो। और एक्टिव वर्कबुक तब हो जब किसी जो सामने फाइल खुली है या खुलेगी उस पे काम करना है, तो वहां पे एक्टिव वर्कबुक इस्तेमाल करते हैं। सेम सीट और एक्टिव सीट, सेम रेंज और एक्टिव सेल पे यूज होता है। रेंज के थोड़ा ज्यादा होते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन भी आता है, क्योंकि एक्टिव सेल सिंगल सेल को सिलेक्ट करता है और एक इंटायर एरिया को सिलेक्शन करता है। क्लियर है? जी। सर एक चीज़ पूछनी थी, जैसे अभी जैसे आपने कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम हमें ये फॉर्मेट बनाना होगा तो हमें सिर्फ कोड रन करना होगा। तो हम्म। मान लीजिए जैसे हमें किसी और वर्कबुक पे अगर हमें ये रन करना है तो हमें फिर इस वर्कबुक को दोबारा से जाके ओपन करना होगा, तभी दूसरे वर्कबुक पे काम करेगा। जी बिल्कुल, पब्लिक माइक्रो है ना। ठीक है, तो इस कोड को आप लोग ट्राई कीजिए। पहले मैंने कोड आप लोगों के व्हाट्सएप पे भेज दिया है, और फिर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें अपने से सोच समझ के, और जहां पे एरर आएगा फोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा। हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, यहाँ पे आपने जैसे रेंज दिया है ना, रेंज हम्म, A1 सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद एक्टिव सेल वैल्यू में आपने नेम दिया है, राइट? जी तो डायरेक्ट डायरेक्ट रेंज A1 के ऊपर भी आप नेम डाल सकते कर हैं? सकते हैं, लेकर कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे बताता फिर एक्टिव फिर कैसे समझते हैं आप? हाँ, ओके 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 ओके, समझ गया। हमने एल्गो को फॉलो किया, अपना जो एल्गोरिथम था ना उसको फॉलो हाँ किया। हाँ हाँ, तो ओके आप एल्गोरिथम में अगर आपको चेंज ही, तो एल्गोरिथम में चेंज करेंगे कि यहाँ पे एंटर द रेंज इन द, यहाँ पे लिखते, अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि एंटर नेम इन द V1, तो फिर हम आपका कोड जो बोल रहे हैं वही लगाते हैं। बट यहाँ हम एल्गो के अकॉर्डिंग चलेंगे। एल्गो कहता है सिलेक्ट करना है फिर डालना है, तो यहाँ हमारे एल्गोरिथम में प्रॉब्लम है। ओके सर। एक्टिव तो सर वही होना जो हमारे सामने तो उसके आ जाए, ये मतलब कि जहाँ पे एक्टिव का मतलब हुआ एक्टिव सीट, एक्टिव वर्कबुक या एक्टिव सेल जो एक्टिव है सामने। हाँ मतलब ठीक है, जिसका मतलब जिसका हम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल।